Hey everyone, welcome back to Kavi's Academy. Here I will discuss ICMR JRF 2019 पेपर सॉल्यूशन. ओके, तो मेरी ये पार्ट 6 वीडियो है. पार्ट फर्स्ट टू पार्ट फिफ्थ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे विजिट करके उन सारी वीडियोस को एक बार देख लेना. ओके, नाउ तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. Question number first. Which of the following substance will not stimulate an immune response unless they are bound to a large molecule? तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ऐसा सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स जब तक शो नहीं करेगा जब तक कि वो लार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड ना हो जाए, है ना. लार्ज मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा तभी इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेगा. तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हेप्टेन. हेप्टेन क्या होता है, इसको समझने से पहले आप कुछ बेसिक चीज़ बताती हूँ. जो एंटीजन होता है, ओके, एंटीजन इम्यूनोजन प्रॉपर्टी रखेगा या नहीं रखेगा उसकी बेसिस पे उसकी 3 टाइप्स मीन्स देखो. अगर किसी एंटीजन्स की साइज़ 5 किलो डाल्टन से लेस है ना, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा. ओके, अगर इसकी साइज़ 5 टू लेके 10 किलो डाल्टन की तक है तो वो वीक इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा. अगर उसकी साइज़ मोर देन 10 है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेंस रिस्पॉन्स शो करेगा. ओके, तो यहाँ पे जो हेप्टेन है वो एग्जांपल है, ये लेस देन 5 किलो डाल्टन. बाय, क्योंकि जो हेप्टेन है उसकी साइज़ 5 किलो डाल्टन से कम है, इस वजह से वो अगर ये ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा बिकॉज इसकी जो साइज़ है वो 5 किलो डाल्टन से लेस है. ओके, बट एक कंडीशन और आती है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है और हमारी बॉडी के अंदर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, तो मान लो कि जो हेप्टेन मॉलिक्यूल्स है उसकी साइज़ 4 किलो डाल्टन. ओके, 4 मीन्स 5 से कम है, 5 किलो डाल्टन से कम है, मतलब ये इम्यून रिस्पॉन्स को शो नहीं करेगा. और हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है उसको मिल जाता है कैरियर प्रोटीन. ओके, और कैरियर प्रोटीन की साइज़ मान लो कि आप 3 किलो डाल्टन है. ओके, तो 4 + 3 कितने हो गए, 7 किलो डाल्टन. तो 7 किलो डाल्टन मीन्स इसकी जो साइज़ है, इसका जो मॉलिकुलर वेट है इंक्रीज़ हो गया. इंक्रीज़ होने की वजह से देखो यहाँ पे 5 to 10 के बीच में आ गया. तो अगर 5 to 10 के बीच में इसका मॉलिकुलर वेट आ जाता है तो मतलब ये इम्यूनोजन प्रॉपर्टी शो करेगा. ओके, तो इसका जो क्वेश्चंस क्या दे रखा है, क्वेश्चंस ध्यान से देखो. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब तक ये लार्ज मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड नहीं हो जाएगा तब तक वो इम्यूनोजेंस प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा. तो ये चीज़ आपकी हेप्टेन की कंडीशन में होगी. हेप्टेन का साइज़ 4 किलो डाल्टन है और कैरियर प्रोटीन्स के साथ बाइंड होता है. जब तक वो बाइंड नहीं होगा जब तक हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा. ओके, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होता है दैट इज़ द हेप्टेन. हेप्टेन का एग्जाम्पल होता है आपका इंसुलिन, सॉरी पेनिसिलियम. एंटीबायोटिक आपको पता है. जो एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, हम क्या करते हैं कि बाहर से एंटीबायोटिक लेते हैं. तो उसकी जो साइज़ होती है वो होती है 5 किलो डाल्टन से लेस. ओके, इस रीज़न की वजह से जब हम ये पेनिसिलियम एंटीबॉडी लेते हैं तो हमारी बॉडी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं करती है. मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीजन है उसको इंगल्फ कर लेगी बट हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को इफेक्ट करने के लिए उसको उसकी साइज़ मोर देन 5 किलो डाल्टन होनी चाहिए. ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन है, ओके, मान लो कोई पर्सन है उसने पेनिसिलियम की जो एंटीबायोटिक ली. ओके, तो आपने देखा होगा कि उसकी पूरी बॉडी में रेसेस हो जाती है, रेडिश कलर की हो जाती है ना. और मीन्स उसके अंदर क्या हो जाता है, एलर्जी रिएक्शन शो करना स्टार्ट हो जाती है. तो ये क्या होता है, ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो पर्सन जिसने एंटीबायोटिक टैबलेट ली है मीन्स हेप्टेन लिया है उसकी साइज़ 4 थी. ओके, बट उसकी बॉडी के अंदर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट थे. कैरियर प्रोटीन की वजह से क्या हुआ ना कि ये एंटीबॉडी इस कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड हो गई और अपनी साइज़ को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया. अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया मीन्स इसकी साइज़ कितनी हो गई, 5 किलो डाल्टन से ज़्यादा हो गई. इस रीज़न की वजह से कभी कभी क्या होता है, कोई टैबलेट लेते हैं हम और वो हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी कॉज कर देती है. इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है. ओके, नाउ तो यहाँ पे आपको पता चल गया इसका आंसर क्या है, दैट इज़ द हेप्टेन. Which of the following is the major immunoglobulin in human serum according for the 80% of immunoglobulin? तो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, सबको पता है, दैट इज़ द जी, IgG, है ना. तो यहाँ पे आपका आंसर होता है दैट इज़ द
सॉरी IgG ऑप्शन नंबर 4 सही है ना, या गलती से मैंने 3 लिख दिया। ओके, तो आप एक सीक्वेंस याद रखना, GAMDE, गमदे। क्या है ये? गमदे। गमदे याद आ जाएगा आपको। गमदे मीन्स सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी? IgG, फिर IgA, फिर IgM, फिर D, फिर E। सबसे लिस्ट अमाउंट में कौन है? E प्रेजेंट है। सबसे अबंडेंट फॉर्म में कौन है? IgG प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, IgG याद रहेगा ना, गमदे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन। तो टाइप फर्स्ट आपको पता है कि एलर्जी कॉज करते हैं, और एलर्जी कॉज कौन करता है? बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स। ओके, उनकी सरफेस पे कौन सी एंटीजेंस प्रेजेंट होती है? दैट इज द IgE। ओके, तो हाइपर सेंसिटिव फर्स्ट किसकी वजह से होती है? IgE की वजह से। नाउ तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक्यूट इन्फ्लामेशन कैरेक्टर इन्वॉल्व, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन कैरेक्टर्स होते हैं इन्वॉल्व इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन आती है वहाँ पे अपनी नंबर्स को मीन्स एंटर कर जाती है उस सेल के अंदर, है ना, इन्फ्लक्स हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दैट इज द ऑप्शन नंबर 3। टिश्यू ग्राफ्ट बिटवीन 2 people who are not genetically identical is term। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? 2 people मीन्स सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज की पर्सन है। ओके, सेम स्पीसीज एंड नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। तो ये जो कंडीशन आती है इसको बोलते हैं हम एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में क्या होता है कि जब हमें कोई ग्राफ्टिंग करनी होती है ना, ये जो टाइप है ग्राफ्टिंग्स के अलग अलग, अगर किसी 2 स्पीसीज सेम स्पीसीज के पर्सन, जैसे आप ऐसे समझो आप और मैं हो, है ना, आप और हम ह्यूमन बींग से बिलोंग करते हैं। ओके, बट आपका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है और मेरा जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है, मीन्स हम दोनों जेनेटिकली क्या है? डिफरेंट है, बट है तो एक ही स्पीसीज के। तो इस टाइप की एग्जांपल होते हैं, दैट इज द एलोग्राफ्ट। ओके, फिर आता है सेकंड, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है कि सेम स्पीसीज, इसमें भी सेम स्पीसीज होती है, बट जो जेनेटिक मटेरियल है उन दोनों स्पीसीज का वो आइडेंटिकल होते हैं, एकदम सिमिलर। कैसे हुआ देखो, सपोज कर लो मैं और मेरी सिस्टर है। ओके, ट्विंस है हम दोनों। तो ट्विंस कंडीशन में क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आइडेंटिकल होता है ना, आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल हुआ, और हम दोनों क्या? सेम स्पीसीज है, हम दोनों पीपल हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग है, और दोनों का जेनेटिक मटेरियल, मेरी और मेरी सिस्टर का जेनेटिक मटेरियल सेम है, और हम दोनों, तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? दैट इज द आइसोग्राफ्ट। ओके, नाउ थर्ड कंडीशन क्या होती है? थर्ड कंडीशन क्या है? हेटेरोग्राफ्ट। हेटेरोग्राफ्ट में क्या होता है कि स्पीसीज दोनों डिफरेंट है, मीन्स ऐसे मानो कि एक मैं हूँ ह्यूमन बीइंग और एक है बंदर की स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप एक काऊ ले लो, है ना, एक काऊ की स्पीसीज एक ह्यूमन की स्पीसीज, दोनों की स्पीसीज डिफरेंट है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी तो डिफरेंट ही होगा, है ना। तो इस कंडीशन में डिफरेंट स्पीसीज एंड डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल, तो इस टाइप की जो ग्राफ्टिंग्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू ग्राफ्टिंग, दैट इज नॉन एज अ हेटेरोग्राफ्ट। ओके, और जो जेनोग्राफ है वो इसी का मीन्स इसकी सेकंड, इसको हम जेनरोग्राफ भी बोलते हैं, है ना। तो दोनों की डेफिनेशन सेम होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। ओके, नाउ सेल मीडिएट इम्यूनिटी। Cell mediated immunity is differentiated into T cells, macrophages and the interleukin. So option number 3 is correct. B cell differentiate to form. तो B cell जब differentiate होती है आपको पता है कि वो मेमोरी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स बनाएगी, है ना। देखो जैसे ही बॉडी के अंदर एंटीजेंस का एनकाउंटर होता है तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करेगी? प्रोलिफरेट करेगी, मीन्स टी हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगी, और टीसी सेल अगेन साइटोसोलिक टी सेल्स में कन्वर्ट होगा, और जो टी हेल्पर सेल्स क्या करेगी? टी हेल्पर सेल्स बी सेल्स को स्टिमुलेट करेगी, है ना। बी सेल्स एक्टिव हो जाएगा, बी सेल की एक्टिव की वजह से बी सेल क्या करेगा? डिफरेंशिएट होगा। डिफरेंशिएट होगा किस में डिफरेंशिएट होगा? वो मेमोरी सेल्स बनाएगा। ओके, एंड वो बनाएगा बी प्लाज्मा सेल्स। जो प्लाज्मा सेल्स क्या करेगी? डिफरेंट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी,
मीन्स जैसा एंटीजन आया है उसको कैसी एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत है, वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। ओके और जो मेमोरी सेल्स होती है वो मीन्स अगर वही सेम फॉरेन पार्टिकल सेकेंड बार इनकाउंटर होता है तो मेमोरी सेल्स वो अगेन उसकी हेल्प करती है ना। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि बी सेल डिफरेंशिएट, दैट इज द बी सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म अ प्लाज्मा सेल एंड द मेमोरी सेल। ओके नाउ ऑप्सोनिन इज द कंपोनेंट। तो ऑप्सोनिन क्या है? ऑप्सोनिन इज द, तो यहाँ पे जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर होता है ना, तो क्या करता है कि जो ऑप्सोनिन एक ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर, कि क्या करती है फैगोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज करती है, इनहेंसमेंट ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो यहाँ पे जो ऑप्सोनिन है इज द कंपोनेंट, तो वो तो सीरम के अंदर भी प्रेजेंट, तो ये प्रोटीन कंपोनेंट है बट ये सीरम के अंदर भी प्रेजेंट होता है, सेल वॉल के ऊपर एक्ट करता है, प्लाज्मा कंपोनेंट भी होता है। तो यहाँ पे जो आंसर है मीन्स कोई भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है ना, तो यहाँ पे आंसर नॉट प्रेडिक्टेबल आएगा। फिर भी अगर आपको जो लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके नाउ द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज, तो जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो आपको पता है कि जो हैवी चेन है उसकी बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया गया है। देखो लाइट चेन, ये हैवी चेन है और ये लाइट चेन है। ओके तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 होता है मीन्स 1 1 10 और 1 1 10, यहाँ पे भी 4 होता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक लाइट चेन के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं? दैट इज द टोटल 220 अमीनो एसिड होते हैं। एंड जो हैवी चेन है उसके अंदर जो अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो वेरिएट होती जाती है। कैसे कि होना तो कितना चाहिए 440 होना चाहिए, बट ये इसकी जो अमीनो एसिड है वो लेस देन 350 और 440 की मीन्स इन दोनों के बीच में इसकी नंबर ऑफ अमीनो एसिड वेरिएट करते जाते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ अमीनो एसिड की बेसिस पे हैवी चेन की बेसिस पे यहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन की जो क्लास उसको डिवाइड कर दिया गया है ना, गम दे बताया ना, गम दे। तो ये किसकी बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है? दैट इज़ द फॉर दी हैवी चेन की जो अमीनो एसिड है उसकी नंबर की बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 4। ओके नाउ चैन इज प्रेजेंट इन विच एंटीबॉडी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? चैन इज प्रेजेंट, कौन सी चैन कैसी चैन ये नहीं बताया गया है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि लाइट चैन होती है, हैवी चैन होती है, जे चैन, 3 टर्म्स हम पढ़ते हैं जो एंटीबॉडीज़ पढ़ते हैं। तो लाइट चैन हैवी चैन तो सबके अंदर होती है, तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछा गया। तो श्योर सी बात है आपको यहाँ पे जे चैन के बारे में पूछा गया है ना। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, जे चैन इज प्रेजेंट इन विच एंटीबॉडी। तो जे चेन होता है वो जो IgA एंड IgM इन 2 एंटीबॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके तो इसलिए आपका जो आंसर है ए तो दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 2। ओके तो इस वीडियो के अंदर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने पार्ट 1 टू पार्ट 5 के अंदर हर वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके उन सारी वीडियोस को एक बार देख लेना। ओके तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके सो बाय बाय।